Yes, yes, yes. Okay, shall we start now? Because almost all the parents have joined the meeting once again. So let me begin. Let me revise some points of earlier slide. Okay, so at last we have talked about the earlier education system, that is passive participation. जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो पार्टिसिपेशन है, पैसिव पार्टिसिपेशन है। जैसे टीचर्स क्लासरूम में आते हैं, लेक्चर्स देते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट्स होती है वो बोर्ड पर लिखकर निकल जाते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड द पैसिव पार्टिसिपेशन। और इस प्रोसेस में जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पैसिव पार्टिसिपेशन। नाउ नेक्स्ट वाज वी हैव डिस्कस दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। अब एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी की जैसे मैंने आपको बताया कि एक बुक दिया जाता है, बच्चे के पास एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है और उस सिलेबस पर ही उसे एग्जाम देनी होती है, उस सिलेबस पर ही उसे एग्जाम फेस करनी होती है। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड्स वी जज अवर चाइल्ड। हम मार्क्स के बेसिस पर या फिर ग्रेड्स, जो उसके ग्रेड्स आए हैं उसके बेसिस पर उसे जज करते हैं। सो इट वाज अ टोटली एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी था इन अर्लियर एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, एक तो आप इंग्लिश मीडियम लो या फिर हिंदी मीडियम लो, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन न्यू एजुकेशन सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया कि देयर वाज लॉट्स ऑफ ऑप्शन। यू कैन टीच, यू कैन योर चाइल्ड कैन लर्न इन रीजनल लैंग्वेज, इन लोकल लैंग्वेज और इन योर ओन मदर टंग, राइट? उसके बाद प्रोडक्ट सेंट्रिक। कि प्रोडक्ट सेंट्रिक होता क्या है? प्रोडक्ट सेंट्रिक मीन्स बचपन से ही हम बच्चे का माइंड सेट कर देते हैं कि उसे पढ़ना क्यों है। किसी बच्चों को पढ़ना होता है पैसे कमाने के लिए, किसी बच्चों को पढ़ना होता है बड़ा बनने के लिए, या फिर किसी को पढ़ना होता है डॉक्टर बनने के लिए, या फिर किसी को पढ़ना होता है इंजीनियर बनने के लिए। तो बचपन से ही हम उनका माइंड सेट कर देते हैं कि उसको क्यों पढ़ना है। तो ये जो सिस्टम है दैट इज द प्रोडक्ट सेंट्रिक। उसके बाद ग्रेजुएट। तो कैसे भी हमें हमारी एक जनरल थिंकिंग होती है कि ग्रेजुएट, कैसे भी हमें ग्रेजुएट करना है, हमारे बच्चों को ग्रेजुएट करना है और उसके बाद पढ़ाई स्टॉप भी की तो चलेगा। ओके, सो ये जो थे, ये हमारा अर्लियर एजुकेशन सिस्टम था। अब जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है, जस्ट अ मोमेंट। नाउ विल टॉक अबाउट द न्यू एजुकेशन सिस्टम। अब ये न्यू एजुकेशन सिस्टम में इसमें क्या चेंजेस किए हैं ओवर द अर्लियर एजुकेशन सिस्टम। अब यहाँ पर अर्लियर एजुकेशन में हमने देखा था कि वहां पर पैसिव पार्टिसिपेशन था, लेकिन यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स दिस पॉलिसी हैज बीन डिजाइन according to the to to provide more participation in the learning process of students। स्टूडेंट्स का इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस तरीके से ये पॉलिसी जो है वो डिजाइन की गई है। मींस यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। फॉर एग्जांपल इस पॉलिसी में कुछ स्टूडेंट एजेंसीज वगैरह जो कंसेप्ट्स है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। लेकिन स्टूडेंट एजेंसी स्टूडेंट की लीडरशिप स्किल्स बढ़ाने के लिए, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए एक पैरामीटर से एक पैरामीटर डिजाइन किया है कि स्टूडेंट्स एजेंसी। सो इस तरह के कुछ प्रोविजंस इस मॉड्यूल में की गई है कि ताकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, जितने टीचर इन्वॉल्व होंगे टीचिंग प्रोसेस में, उतने ही बच्चे भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उतने ही पेरेंट्स भी टीचर लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे इन दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम। एंड दैट्स व्हाई द एक्टिव पार्टिसिपेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू बी नोटेड हियर। एंड उसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्ट ओरिएंटेड स्टडी। अब कंसेप्ट ओरिएंटेड स्टडी, अब यहाँ पर पुराने एजुकेशन सिस्टम में जो था कि पुराने एजुकेशन सिस्टम में हमने देखा था एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, यहाँ पे कंसेप्ट ओरिएंटेड स्टडी है। अब कंसेप्ट ओरिएंटेड स्टडी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट अगर 10 तक 15 तक टेबल्स पढ़ता है,
तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, बहुत उसे एनकरेज करते हैं कि नहीं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही लर्न द टेबल अप टू 15 इन अ ग्रेट फर्स्ट। लेकिन अगर आप उस बच्चे को ये पूछोगे कि बेटा ये जो टेबल लर्न किए हैं, ये आपको यूज कहाँ करना है, ये कहाँ पे यूज होने वाले हैं, कहाँ आप इसे यूज करने वाले हो, तो ही इज नॉट एबल टू आंसर। आज भी आप आपके स्टूडेंट्स को, आप आपके खुद के बच्चे को एक सवाल पूछ कर देखो कि बेटा यू आर लर्निंग द टेबल्स, यू हैव लर्न द टेबल्स टिल 15, बट व्हाई यू आर लर्निंग दिस टेबल, व्हाई यू लर्न दिस टेबल, so you'll get the clear answer from your child, right? So अभी जो होता है, बच्चे टेबल्स तो लर्न कर लेते हैं, बच्चे स्पेलिंग्स तो लर्न कर लेते हैं, बच्चे क्वेश्चन एंड आंसर तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो ये किस लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने टेबल का एग्जांपल दिया, टेबल टेबल उस बच्चे को पता नहीं होता है कि वो उसे कहाँ इंप्लीमेंट करना है, वो उसके लाइफ में कहाँ यूज होने वाला है। 10 ग्रेड के स्टूडेंट्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे लाइफ में कहाँ यूज करनी है, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, इस कौन से एरिया में, किस पर्टिकुलर एरिया में इसका यूज होता है। ये अर्लियर एजुकेशन सिस्टम, ये बच्चों को नहीं पता होता है, राइट? सो ये जो मॉड्यूल है, ये प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड, जैसे हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये जो स्टडी होने वाला है, ये होने वाला है मोर प्रैक्टिकल होने वाला है, राइट? सो और ये कंसेप्ट प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच इसका रहने वाला है। तो ये स्टडी जो है कंसेप्ट ओरिएंटेड है। जब हम बच्चों को टेबल्स पढ़ाएंगे तब उसको उसकी ये बात भी क्लियर होगी कि बेटा ये टेबल तू क्यों पढ़ रहा है, ये टेबल आप क्यों पढ़ रहे हो, इसका आपको क्या यूज होने वाला है, ये फ्यूचर में आपको कहाँ काम आने वाले हैं, किस एरिया में आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो स्टूडेंट्स के वहीं पर क्लियर हो जाएंगे, एंड दैट्स कॉल्ड द कंसेप्ट ओरिएंटेड स्टडी। तो इस जो नई सिस्टम है, इस नए सिस्टम में हम बच्चों को नॉलेज तो दे रहे हैं, बट विद द स्किल, ओके, बट विद द स्किल। अब लर्नर सेंट्रिक, अब लर्नर सेंट्रिक, तो लर्नर सेंट्रिक ये जो स्टडी होने वाला है, ये जो पूरा स्टडी, ये जो पूरा सिस्टम होने वाला है, नया न्यू एनईपी जो होने वाला है, वो होने वाला है लर्नर सेंट्रिक। जैसे हमने अर्लियर एजुकेशन सिस्टम में देखा था, तो वो था प्रोडक्ट सेंट्रिक, राइट? पहले से ही हम बच्चे का माइंड सेट कर देते थे, लेकिन ये लर्नर सेंट्रिक होगा। आप पेरेंट्स भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, पेरेंट भी डिसाइड नहीं करेंगे, टीचर्स भी डिसाइड नहीं करेंगे, स्टूडेंट डिसाइड करेंगे उसे क्या अच्छा लगता है। अगर किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है और वो कंटिन्यू करना चाहता है ड्राइंग में, तो टीचर्स का ये काम है, टीचर्स उसके उस स्किल को, ड्राइंग स्किल्स को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे, एनकरेज करेंगे और उसको उस तरीके से मोटिवेट करेंगे और आगे भेजेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लर्नर सेंट्रिक। अगर किसी बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, तो टीचर्स उसको एनकरेज करेंगे, उसके स्किल्स जो है, उसके जो हिडन स्किल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे कि योर चाइल्ड इज मोर इंटरेस्टेड इन द एरिया ऑफ म्यूजिक, सो प्रमोट हर और हिम। सो इस तरीके से जो टीचर्स है वो स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे, और पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपके जो बच्चों की जो इनबिल्ट टैलेंट है उन्हें प्रमोट करें और उन्हें आगे भेजें। सो दैट इज द लर्नर सेंट्रिक। After that, lifelong, and all of you know that the teaching and learning process is the lifelong process. Means हम कुछ भी हमारे डे टू डे रूटीन में जो कुछ भी करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते ही है। अगर हम किसी से मिलते भी हैं तो उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही है। सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो बचपन से ही हम ये बच्चों को बताएंगे इस नए एजुकेशन सिस्टम में कि teaching and learning is the lifelong process. It is not limited up to the schooling level or college level. Okay, so hopefully you all understood what is the difference between the earlier education system and what changes has been taken place in the new education system, right? So I'll take a pause here. So you just have a look on the earlier education system. Now, what was the earlier education system and what changes has been taken place in the new education system. I'll take a pause of few seconds. Meanwhile, just have a look on the points which we have discussed.
Okay, shall I go ahead? Okay, all right. Uh, so now, again, now, so this is all about the new education policy. Now we'll talk about the main points here. So all of you know that what is the age group of प्री प्राइमरी, द स्टूडेंट्स ऑफ प्री प्राइमरी। सो जो एज ग्रुप होने वाला है, लेट मी टेल यू वंस अगेन, जो फाउंडेशन स्टेज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज, जो पहला स्टेज है उसे कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। उसमें ग्रेड फर्स्ट टू सॉरी प्री प्राइमरी टू ग्रेड सेकंड के स्टूडेंट्स आने वाले हैं और उनका एज ग्रुप होने वाला है 3 to 8 years। सेकंड हमारी जो स्टेप है जो वो है प्रिपरेटरी स्टेज, उसमें ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ एंड फिफ्थ आने वाला है और उसका जो एज ग्रुप होने वाला है वो 8 to 11 years होने वाला है। मिडिल स्कूलिंग जो होने वाली है ग्रेड 6, 7 एंड 8, और इसका जो एज ग्रुप होने वाला है वो होने वाला है 11 to 14 years। और हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल इंक्लूड्स 9, 10, 11 एंड 12, और उसका जो एज ग्रुप होने वाला है वो होने वाला है 14 to 18। Okay, so some main points I want to discuss you here that 6, 7, 8 का, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एज ग्रुप जो होने वाला है वो 11 to 14 years होने वाला है। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉट ऑन लर्निंग बाय rote। Okay, rote learning, I just explain what is meant by rote learning। Simply you can say, means you can say, जैसे हम बच्चों से रट्टा जैसे बच्चे रट लेते थे कोई भी एक चीज, जैसे टेबल्स लर्निंग हो, स्पेलिंग हो, स्पेलिंग लर्न करना हो। सो ये जो रोट लर्निंग है ये टोटली रिमूव कर दिया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और उसके बाद क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया है। critical learning objective, so critical learning objective means, might be you heard earlier that grade 6 students can also learn the coding। ग्रेड 6 से ही अब न्यू एजुकेशन सिस्टम में बच्चे जो है वो कोडिंग सीखेंगे, राइट। सो दैट इज द क्रिटिकल लर्निंग। सो ये जो है ये आपके बच्चों के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए ओपन होने वाला है 6, 7, 8। एंड आफ्टर दैट more important point of this slide is a 360-degree assessment। अब what is meant by 360-degree assessment? ये 360-degree assessment क्या होने वाला है? अब जो कुछ भी एग्जामिनेशंस होते हैं स्कूल में, जैसे हमारे स्कूल में अभी जो हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसमें PT1, उसके बाद समय टर्म 1, PT2, टर्म 2, ऐसी हमारी एग्जाम्स होती है। हर PT1 के बाद एक ओपन हाउस होता है, और जैसे ही आप ओपन हाउस में आते हो तो वी सजेस्ट वी यूज टू शो यू द रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर स्टूडेंट, और उस रिपोर्ट कार्ड में उसका उसका स्कोर्स भी होता है और उसके ग्रेड्स भी होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स एंड मार्क्स वी सजेस्ट यू, और आप भी टीचर्स भी बच्चों को एक जज करते हैं, टीचर्स भी पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स भी जज कर लेते हैं अपने बच्चे को कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, राइट। सो ये जो होता है इससे क्या होता है, हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि उस स्टूडेंट्स ने तो बहुत ज्यादा स्कोर किए, पढ़ाई तो वो कुछ भी नहीं करता था, इसने तो पढ़ाई बहुत की लेकिन फिर भी इसका स्कोर कम है। तो ऐसे जो है हम कंपैरिजन करते हैं, और ये जो है वो रियली कि ये जो जो हम बच्चों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये बच्चों के दिमाग में रियली जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं, राइट। तो इसलिए इस नए एजुकेशन सिस्टम में 360 डिग्री असेसमेंट इंप्लीमेंट किया गया है। मींस जब आप ओपन हाउस के लिए स्कूल में आओगे तो टीचर विल नॉट टॉक अबाउट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड टीचर विल नॉट टॉक अबाउट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर्स आपसे इस वे में कुछ इस तरीके से बात करेगा, जब आप आपके बच्चों का जब रिपोर्ट कार्ड लेने आओगे या फिर उसका परफॉर्मेंस देखने ओपन हाउस के वक्त स्कूल में आओगे, तब टीचर्स जो आपके साथ बात करेंगी, तो टीचर्स आपके साथ बात करेंगी कि योर चाइल्ड इज वेरी एक्सलेंट इन म्यूजिक, योर चाइल्ड इज वेरी एक्सलेंट इन स्पीकिंग। मीन्स उसके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे हैं, वो
कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन में बहुत आगे जा सकता है। सो उसके लिए एक मार्केटिंग फील्ड जो है, वो मार्केटिंग फील्ड जो है वो उसके लिए अच्छी हो सकती है। आपका बच्चा जो है वो बहुत अच्छे गाने गाता है, तो उसके लिए एक जो म्यूजिक है ये उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सो लाइक दिस वे टीचर विल टॉक अबाउट यू। और उसके बाद ये जो पैटर्न होने वाला है इसमें स्कोलास्टिक और स्कोलास्टिक जो है वो कंसेप्ट बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। ये जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक को डिफर नहीं करता है। ये इक्वली वेटेज देता है म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, उसके बाद वीआर्स, कंप्यूटर्स, इन सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देता है अपने मेन सब्जेक्ट के साथ। सो ये जो है, ये जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो उसमें उसके ग्रेड्स नहीं होंगे, उसके मार्क्स नहीं होंगे, उसका ओवरऑल इवोल्यूशन होगा, उसकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, वो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो उसके रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट होने वाली है। सो forget about the existing policy of existing education policy। अब नए एजुकेशन पॉलिसीज में जो रिपोर्ट कार्ड होगा, आपके बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड होगा, वो उसकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करेगा। उसके पर्सनालिटी का जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपको आपके रिपोर्ट कार्ड पर देखेगा। मींस ओवरऑल उसकी कौन सी उसकी वो किस एरिया में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो कहाँ पर ज्यादा फोकस करता है, वो रिफ्लेक्शन सारा का सारा इस रिपोर्ट कार्ड में होने वाला है। एंड दैट इज कॉल्ड द 360 डिग्री असेसमेंट। ओके, सो this is all about the 6 7 8, and I have already talked about the primary, pre-primary and secondary stage. Now we will talk about the high school. Okay, so high school का जो एज ग्रुप होने वाला है, हाई स्कूल का जो एज ग्रुप होने वाला है वो 9 10 सॉरी एज ग्रुप होने वाला है बिटवीन 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स। अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास सिस्टम था 10+2, राइट। हम 10 क्लियर करते थे और उसके बाद हम बात करते थे 11 12 की, और वहां पर स्टूडेंट जो है वो अपने चॉइस के जो सब्जेक्ट है वो चूज करते थे, राइट। बट ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में ये नहीं होने वाला है। दिस विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस, दिस विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 इन 2 phases। ये जो 9 to 12 का जो 12 के बीच का जो स्टूडेंट का हाई स्कूल का एजुकेशन है, ये इन्होंने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। द फर्स्ट फेज विल बी 9 10 एंड सेकंड विल बी 11 10। The change the change includes a multidisciplinary study where students will be able to pick and choose any set of subjects from the available structures. The focus would be on greater critical thinking and flexibility, allowing children to pick subject of their interest, even technical and arts. अब यहाँ पर देखो, I request the parents of grade 9th and 10th, this is very important for you, or the parents of 6 to 8, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में 9 to 12 का जो एजुकेशन है वो उन्होंने 2 फेज में क्या किया है, डिवाइड किया है। 2 फेज में, पहला फेज जो है वो 9 10th है, और सेकंड फेज जो है वो है 11th एंड 12th। अब अर्लियर एजुकेशन पॉलिसी में क्या होता था, 10th के बाद ही बच्चों को लिबर्टी होती थी अपने चॉइस के सब्जेक्ट चुनने की। कोई कॉमर्स की तरफ जाता था, कोई आर्ट्स की तरफ जाता था, कोई साइंस की तरफ जाता था, राइट। ये सारी की सारी फैकल्टीज उसको आफ्टर 10th जो है वो अवेलेबल रहती थी। लेकिन अब इस नए एजुकेशन पॉलिसीज में ऐसा नहीं होने वाला है, न्यू एजुकेशन सिस्टम में ऐसे नहीं होने वाला है। स्टूडेंट अपने फेवरेट सब्जेक्ट जो है, अपने चॉइस से जो सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं 9th एंड 10th में ही, राइट। और पहले पहले एजुकेशन सिस्टम में आपने देखा होगा कि आपको एक तो पूरी आर्ट स्ट्रीम चुननी होती थी, या पूरी साइंस स्ट्रीम चुननी होती थी, या फिर पूरी कॉमर्स स्ट्रीम चुननी होती थी। अगर किसी बच्चों को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो उसे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, और सोशल साइंस में इंटरेस्ट है तो उसे एक तो सोशल साइंस ड्रॉप करनी पड़ती थी, एक तो फिजिक्स ड्रॉप करनी पड़ती थी आफ्टर 10th, राइट। बिकॉज अगर वो साइंस की तरफ जाता है तो सोशल साइंस उसे ऑप्शन नहीं बचता है, और अगर सोशल साइंस की तरफ जाता है तो फिजिक्स ऑप्शन उसका ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो था, ये नए एजुकेशन पॉलिसीज में नहीं होने वाला है। अगर आपके इस बच्चे को एक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और दूसरा इंटरेस्ट है सोशल स्टडीज में,
तो वो केमिस्ट्री भी चूज कर सकता है एज वेल एज सोशल साइंस भी चूज कर सकता है. सो that's why it is said that the focus would be on greater critical thinking and flexibility, allowing children to pick subject of their interest, even technical and arts. Even uh, you just have to be noted that technical and arts means arts का subject भी आप technical subject के साथ as a option choose कर सकते हो. राइट. सो ये मेजर चेंज किया गया है 10th और सॉरी 9 to 12 के एजुकेशन में, न्यू एजुकेशन सिस्टम में. ओके. सो और एंड अगेन 360 डिग्री असेसमेंट, इसमें भी 360 डिग्री असेसमेंट होने वाला है. ग्रेड फर्स्ट टू, लेट मी क्लियर वन थिंग दैट ग्रेड फर्स्ट टू 12 तक यहाँ पर 360 डिग्री असेसमेंट होने वाला है. मीन्स आपके स्टूडेंट का जो आपके बच्चे का जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है, वो रिपोर्ट कार्ड कैसे होगा, उसमें ग्रेड्स नहीं होंगे, उसमें मार्क्स नहीं होंगे. वो ओवरऑल मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके बच्चे की जो ओवरऑल पर्सनालिटी होगी, वो उसका रिफ्लेक्शन होगा उसका रिपोर्ट कार्ड. उसमें ग्रेड्स नहीं होंगे और उसमें मार्क्स नहीं होंगे. सो होपफुली आई एम क्लियर टिल नाउ. मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ मैंने बताया न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में, अर्लियर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आप सबको समझा ही होगा. So here, if you have any doubts, you can ask. Sir, I have having a doubt. Yes, sir. Yes, please. Sir, from when this education system will be Yes, implemented? means मैं इसके बारे में बात करने ही वाला था. So, sir, it is not yet clear. Let the government ready the ground to implement this new education system. At least it requires 3 to 4 years. Means by 2025 it will be ready for the students, and max it will take 2030 to implement. Okay, means right now those students are in 7th, 8th, 9th or 10th. They are implementing the old policies only. Yes, means you can say that the student who are in 6th grade will continue with the existing education policy, and maybe the students which are in a grade 4th or 5th, they have to adopt the new education policy. Okay, sir. So parents, please, any other doubts? If you are not comfortable to ask me a question directly, so you can type your question in a chat. I'll respond you. I request if I forget anything to explain, so teacher can please suggest. Can you please suggest me if I missed something in this module? Rigved, I got the query from Rigved. Rigved, beta, it will take at least 3 to 4 years to implement. Okay. अभी जो है वो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ग्राउंड क्लियर किया जा रहा है इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो एटलीस्ट इट विल टेक 3 to 4 years to implement. So teachers, I request all the teachers, please suggest me if I miss anything to explain in this module. No? Okay. So hopefully now you got what major changes has been taken place in the new education system. So for your just a second. Yes, I got one query. Hello, sir. Yes, Hello, yes, sir. sir. Yes, yes. Please carry on.
हाँ, सेवत का सर बात कर रहा हूँ। यस यस प्लीज। हाँ, अभी ये जो न्यू एजुकेशन बताया आपने, अभी ये 4th स्टैंडर्ड में है, तो अभी इसको अगले साल में लगने वाला है कि? नो नो नो, डेफिनेटली मतलब जो फर्स्ट जो अभी तक स्टूडेंट्स जो है, मे बी जो 5th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स है उनको भी ये अडॉप्ट करना पड़ सकता है। एटलीस्ट 4 years रिक्वायर्ड, मीन्स 4 साल जो है वो 4 साल इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगने ही वाले हैं। एटलीस्ट 4 years इज रिक्वायर्ड, means you can consider by 2025 it will be adopted in the school. ओके ओके ओके, थैंक यू। Okay, so Preeti ma'am, can you please uh, Preeti ma'am, am I audible to you? Sir, in place of Preeti ma'am, I am giving vote of thanks. Okay, okay. So parents, shall we end this meeting? If you have any doubts, you can ask. We'll wait for 5 minutes. Otherwise, we'll end this meeting with a vote of thanks. So, with your due permission, I request Jayashree ma'am to please carry on. I thank all of you. Here you joined the webinar about new education policy. Here I hope that you understood what was the old education policy and what is the new education policy. So in behalf of Vishwabharati Public School, I again thanks all of you, and here I declare that what was the webinar that over. Okay, thank you. Thank you, parents, for giving you a valuable time for the meeting. Thanks a lot. Thank you.